रात के 11 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। राहुल अपनी मीटिंग ख़त्म कर घर लौटने की जल्दी में था। वहाँ से वो अगले दिन अपनी बहन की गोद भराई के फंक्शन में जाने वाला था। इतनी बारिश हो रही थी कि राहुल को कार चलाने में दिक्कत आ रही थी। रेडियो ऑन कर वो खबरें सुनने लगा। उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि अगले 15 घंटे हद से ज़्यादा बारिश हो गई और तूफान भी आएगा। अरे यार, व्हाट द हेल, अब यही होना रह गया था। राहुल परेशान हो उठा। गाड़ी कीसर में धंस चुकी थी। अब मैं क्या करूं? घर कैसे पहुंचूं? तड़के सुबह मेरी फ्लाइट भी है। क्या करूं मैं? राहुल काफ़ी गहरी दुविधा में फंस गया। इतनी रात थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो सड़क पर ज़्यादा चहल पहल तो थी ही नहीं। इक्के दुक्के लोग ही जा रहे थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद छाता लेकर राहुल सड़क किनारे बने छोटे से घर की ओर बढ़ चला। मदद की उम्मीद लिए वह उस घर की चौखट पर तक पहुंचा। हेलो हेलो, कोई है? मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए और कुछ नहीं। राहुल ने आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, मैं भला आदमी हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। यहाँ कोई है? हेलो, प्लीज़ बताइए, यहाँ कोई है भी या नहीं? राहुल आवाज़ दे देकर खींच चुका था। वह उल्टे पांव वापस जाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को सुनकर उसके पांव थम गए। पलटकर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अरे कौन हो भाई, और क्यों इतना शोर किए जा रहे हो? इतने रात को लोग सोते हैं और तुम हो कि नींद में खलल कर दे हो। उस आदमी ने उबासी लेते हुए कहा। राहुल के मन में उम्मीद जगी कि अब उसे मदद मिल जाएगी। हेलो, मेरा नाम राहुल गोयल है। मैं यहाँ के बैंक में काम करता हूँ। मीटिंग ख़त्म करके मैं आ रहा था। बारिश की वजह से मेरी कार कीचड़ में फंस गई, इसलिए मुझे मदद चाहिए थी। और यदि आपकी परमिशन हो तो मैं एक कॉल करना चाहूँगा, प्लीज़। राहुल बड़े नरम स्वर में बोला। वो अधेड़ आदमी उसे सर से पांव तक घूरने लगा। काफ़ी गहरा सन्नाटा उस माहौल में छाया हुआ था, जिसे उस अधेड़ आदमी की आवाज़ ने तोड़ते हुए कहा। अरे कॉल क्यों? तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या? जी है, पर बैटरी डेड हो चुकी है, इसलिए। बस एक कॉल, ओके? अंदर आ जाओ, कॉल करो और फिर तुम्हारी कार को हम दोनों धक्का देंगे। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने बेड पर सोने। उस शख्स ने राहुल को इशारा करके अंदर आने को कहा। थैंक यू सो मच मिस्टर राजकिशोर, उसने अपना परिचय दिया। थैंक यू मिस्टर राजकिशोर जी, राहुल ने बड़े अदब भरे स्वर से कहा। घर के अंदर जब वो घुसा तो चारों ओर हल्की रोशनी पसरी हुई थी। उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा गया और वो बैलेंस खोकर गिरता उससे पहले ही किशोर जी ने उसे पकड़ लिया। अरे दिखाई नहीं देता क्या? टूल है सामने, थोड़ा संभाल कर चलो। इतने में फ़ोन लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। जी ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। ओके। इतना कहते ही राजकिशोर जी सीढ़ियों से ऊपर चले गए। राहुल चारों तरफ देखने लगा। सोफे और कुर्सियों के सामने टेबल लगी थी। बड़े से हॉल में झूमर भी लगा था। लगभग 5 मिनट बाद किशोर जी मोबाइल लेकर आए। ये लो, कर लो बात। शुक्रिया, इतना कहकर वो नंबर डायल करने लगा। जल्दी उसका फ़ोन उसके दोस्त रामू को लगा।
हेलो रामू। हेलो। हेलो। मैं राहुल। हेलो। राहुल हेलो करता रहा और फ़ोन कट गया। राहुल मन ही मन झुंझुला उठा। किशोर जी जो उसे घूरे जा रहे थे उसे देखकर बोले, क्या हुआ? अरे किशोर जी, खराब मौसम की वजह से शायद फ़ोन कट गया। राहुल ने मन मसोड़ कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। इतना कहते हुए रवि किशोर दीवार पर टंगा छाता निकालने लगा। तभी राहुल के कानों में एक मधुर स्वर उठा। वो आवाज़ वो आवाज़ एक औरत की थी। अरे आप क्या कर रहे हैं? और ये आदमी कौन है? उसने राहुल की तरफ इशारा करके पूछा। अरे नेहा, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए जगाया नहीं। ये राहुल है बेचारा, मदद की तलाश में भटक रहा राहगीर है। इसकी कार सड़क किनारे कीचड़ में फंसी है। मैं मदद करने जा रहा हूँ। और हाँ राहुल, ये नेहा है, मेरी वाइफ। हेलो मिसेस किशोर, राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हेलो, मैं कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? नेहा ने पूछा। तो राहुल ने नाम में सर हिलाया। नेहा, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आया, राजकिशोर ने कहा। तो नेहा कमरे में चली गई। कम ऑन राहुल, चलो तुम्हारी कार को देखें। राहुल और किशोर जी घर से निकल बढ़ चले। सनसनाती हवा और झमझम बरसता पानी व बीच बीच में रोशनी कर देने वाली बिजली की कड़कड़ाहट माहौल को काफ़ी डरावना बना रही थी। दोनों सड़क किनारे फंसी हुई कार तक पहुंचे। दोनों कार को धक्का देने में जुट गए। कम ऑन राहु, दम लगा के। ये धक्का देने की आपाधापी में राहुल का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। पास के पत्थर पर उसका सर लगा और वो कराहने लगा। अरे राहु, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं भी कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। चलो। कहाँ? अरे मेरे घर, वहाँ बैंडेज कर दूंगा मैं, फिर कोशिश करेंगे। ओके? राजकिशोर ने हाथ बढ़ाकर राहुल को सहारा दिया और दोनों घर की ओर चल पड़े। अंदर जाकर राजकिशोर ने छाता सोफे पर रखा और कहा, राहु, ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में बाथरूम में मुंह धो लो। और हाँ, घाव को भी धो लेना। आर यू श्योर मिस्टर किशोर? यस, राजकिशोर सोफे पर बैठते हुए बोला। उसकी बात सुन के वो बाथरूम की ओर बढ़ चला। वहाँ पहुँच के वो नल खोल के मुंह धोने लगा। मुंह पोंछते हुए वो चारों ओर देखने लगा। बाथरूम काफ़ी बड़ा था और बीच में पर्दा लगे होने के कारण वो दो भागों में बटा हुआ था। पर्दे के उस तरफ शावर और टब लगा हुआ था। मुंह धोकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा कि उसकी नज़र पर्दे के उस पार टब पर गई। ये टब के पास का पानी लाल क्यों है? कहीं 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 खून तो नहीं? राहुल ये सोचकर घबरा गया। धीरे धीरे वो उस पर्दे के पास गया और उसे हटा दिया। जो नज़ारा पर्दे के उस तरफ था उसे देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टब में राजकिशोर की लाश पड़ी हुई थी। लाश पूरी तरह टब में दबी हुई थी और खून सब तरफ फैला हुआ था। ये देखकर किसी तरह अपने आप को वो संभाल कर सीधा नीचे की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि राजकिशोर सोफे पर नहीं है। वो पूरी तरह डर चुका था। वो बाहर भागने के लिए दरवाजे की ओर लपका, पर फिर से उसी जगह उसके पाँव फंसा और वो गिर पड़ा।
आह आह, ये क्या यार। राहुल उठने की कोशिश करने लगा, पर जिस चीज़ से उसका पाँव लगा था वो टूल नहीं, टूल के पास पड़ी किसी लाश के पाँव से लगा हुआ था। उस लाश को देख राहुल का कलेजा कांप गया। "मि- मिसेस मिसेस किशोर?" वो लाश मिसेस किशोर की थी, जिसे टेबल के नीचे टूल के पास छुपाया गया था। राहुल उठा और बाहर सरपट भागा। बाहर में एक और आश्चर्यजनक चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी। का कार कीचड़ से निकल कैसे गई? हैरान परेशान राहुल तुरंत कार में घुस गया और उस झमाझम वाली बारिश में स्पीड से कार चलाने लगा। ये क्या देखा मैंने? यानी इतनी देर से मैं भूत के साथ था। नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं। उस राहुल पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। उसके माथे पर आता पसीना साफ बता रहा था कि वो कितना डरा हुआ था। अचानक उसने महसूस किया कि कार की पिछली सीट से लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं। जब राहुल ने देखा तो उसके होश उड़ गए। पिछली सीट पर बैठे मिस्टर और मिसेस किशोर एक डरावनी हंसी से मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इस खौफनाक शक्ल को देखा कर डर के मारे राहुल से कार की स्टीयरिंग छूट गई। कार बिना बैलेंस के हवा में लहराती चली गई और बिजली के खंभे से टकरा गई। राहुल का इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि एक बार तो मौत को भी घबराहट हो जाए। और उस बरसात की रात में पानी और बिजली की आवाज़ के साथ एक भारी लेकिन खौफनाक हंसी गूंज रही थी। न जाने कब तक राहुल उस बेहोशी में रहा। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था, जहाँ सभी मौजूद थे। अपनी फैमिली को देखकर राहुल ने चैन की सांस ली, पर अब कहीं ना कहीं उस रात की यादें उसे डरा रही थी। 5 मिनट बाद राहुल के पास डॉक्टर मलिक आए और उससे बोले, फाइनली आपको होश आ गया है मिस्टर गोयल। मेरे हिसाब से ये शायद दवा के साथ साथ दुआ का भी असर है कि इतने दिन मैं कब से हॉस्पिटल में हूँ? राहुल ने डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए बोला, मिस्टर गोयल, शायद आपको पता नहीं है, आप पूरे 10 दिनों से। इतने में फिर बीच में काटते हुए डॉक्टर साहब की बात को राहुल बोला, ओके ओके, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, जब से मैं जागा हूँ तब से आई डोंट फील बेटर। मेरे पैर मेरे मेरे पैर मेरे पैर में मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? राहुल ने पैरों को छूते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर गोयल, हमने पूरी कोशिश की, पर इस एक्सीडेंट की वजह से आपकी टांगें पैरालाइज हो गई हैं। डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा। राहुल ने सुनकर शौक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस एक रात की कीमत उसे उम्र भर तक चुकानी पड़ी। वो एक रात जिसे उसने मौत के साथ गुजारा था। अरे प्रेम, तू हॉस्टल से कब आया? और और तू मुझसे मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आंटी ने बताया कि तू साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? करण की आवाज़ सुनकर प्रेम ने उसकी तरफ देखा। करण प्रेम का दोस्त था। वो प्रेम से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था, पर उसकी हालत देखकर वो चिंतित हो उठा। अपने कमरे में करण की आवाज़ सुनकर प्रेम ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। अरे करण, तुम कब आए? आओ बैठो ना। अरे अरे अरे, तू बेड से उठ मत,
मैं यही चेयर पर बैठ जाता हूँ। इतना कहकर करण चेयर पर बैठ गया। अरे करण, तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है। मैं बीमार नहीं हूँ। और तू तो जानता है ना, माँ को तो फिक्र लगी रहती है। ये कहते कहते प्रेम बेड पर बैठ गया। अबे साले, आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है। अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं देता तू? अरे करण मेरे भाई, मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही पागल हूँ। ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं। कुछ कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ कुछ अजीब सा। ये कहते कहते प्रेम के चेहरे पर रहस्यमयी भाव भगाए थे। तू साफ साफ बता प्रेम, आखिर बात क्या है? रुक, मैं तुझे सब बताता हूँ। इतना कहते हुए प्रेम बेड से उतरकर अपनी अलमारी से फोल्ड किया हुआ कागज निकालकर करण की ओर बढ़ाकर कहा, इसे खोल और देख। करण ने जब उसे खोला तो वो अचंभित हो गया। एक छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। ये स्केच इतना सुंदर था कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। उसने सवालिया नजरों से प्रेम को देखा। यही वो राज है जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियरों ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में ज़बरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर उस मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। यदि मैं ऐसा ना करता तो वे मुझे झूठे केस में फंसाकर हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी चचरी को पार कर मैं किसी तरह वहां पहुंचा। मैं पहली बात तो मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो सचमुच मैं 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 तेरे को बता रहा हूँ करण, वो सचमुच बहुत डरावना था। और हाँ करण, वही मुझे उस बच्ची के स्केच मिली, धूल से सनी टूटे फूटे सामानों के बीच। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ये ले ली। वहाँ से लौट कर मैंने जब ये चित्र देखा और वही चित्र जब मैंने सीनियरों को दिखाया तो उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वे खुद वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। प्रेम मानो यादों में खोआ हुआ बोले जा रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वह उसी नदी किनारे खड़ी थी और ये कह रही थी कि पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मैं रोज देखता हूँ। और करण, जब कभी भी मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मेरे सिरहाने में बैठा है, मेरे मेरे माथे पर हाथ रखकर सहला रहा है। ऐसी मेरे साथ और भी चीज़ें हुई हैं करण, जिसे बताऊं तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाज़ें भी सुनी हैं। हॉस्टल में तो मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहाँ भी मेरे साथ वही सब हो रहा है। ये सब मैंने माँ पापा को बताया तो वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को पढ़ाई और रैगिंग का प्रेशर बताया। पर करण, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूँ, सिर्फ बंद आंखों से नहीं, मैंने उस बच्ची को खुली आंखों से भी देखा है। प्रेम भयभीत स्वर में बोला, क्या? अब तक चुप बैठा करण चौंक गया। हाँ 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 करण, मैंने उसे इस रूम में कई दफ़ा देखा है, पर मैं किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। प्रेम काफ़ी परेशान था। प्रेम डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था। प्रेम देख, तू माने या ना माने, तुझे आराम की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं की
साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल ही हो। मुझे तेरी बातों पर यकीन है, पर करण की बात को बीच में ही काट कर प्रेम बोला, मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों का जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने। और ये सब मुझे यहाँ तो पता चलेगा नहीं। तू मेरे साथ आएगा? ये कोई फिल्म नहीं है प्रेम, इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ या ना? प्रेम पर साथ आएगा, हाँ या ना? ओके फाइन, मैं आऊँगा तेरे साथ, पर तू मुझे डिटेल से प्लान समझाएगा? करण ने आखिरकार प्रेम की बात मान ही ली। 2 दिन बाद करण ट्रेन स्टेशन पर बैठा प्रेम का इंतज़ार कर रहा था। अरे यार, ये प्रेम अब तक आया क्यों नहीं? सिर्फ डींगे हाँकता रहता है बस ये। करण अपनी घड़ी में टाइम देखकर बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया। एक हाफती आवाज़ उभरी। पलट कर देखा तो वहाँ प्रेम खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं। चुप साले, तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो तेरी वजह से ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। करण ने प्रेम का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन के अंदर चले। टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है। करण ने अपना बैग ऊपरी बर्थ पर रखते हुए कहा। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई। प्रेम ये बोलते ही मुस्कुरा उठा। वैसे प्रेम, तेरा इलाज चल रहा था, ऐसे में अंकल आंटी ने रोका तो होगा तुझे? करण ने सवालिया नज़रों से प्रेम को देखा। पहले तो नहीं माने, पर फिर वे मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही करण ने हैरान होकर पूछा, वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता? सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली बच्ची का पता लगाने जा रहा हूँ। तुझे लगता है वो मानते? मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट मी करण, ट्रस्ट मी, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। और हाँ, मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिन में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके प्रेम, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? करण के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए प्रेम ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, कौन है वो? पेशेंस करण, पेशेंस। कितने सवाल करता है? पानी तो पीने दे यार। ओके। वक्त बीता, रात हो गई। हवाओं को चीरते हुए ट्रेन बढ़ा जा रहा था। सारे यात्री नींद के आगोश में समा चुके थे। प्रेम भी अपने बर्थ पर सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो सामने वाली सीट पर उसी बच्चे को खड़े पाया। तुम? प्रेम उसे देखकर हैरान हो गया। वह किसी तरह करण को जगा के दिखाना चाहता था कि यह बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो कानों में तेल डालकर सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट करके प्रेम ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उस उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे ना चाहते हुए भी सीट पीछे देखना पड़ा। वहां पड़ी एक बॉल को देख प्रेम समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए? ओके, मैं देता हूँ। प्रेम के माथे पर आता पसीना साफ दिख रहा था। वह झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा था तू प्रेम? स्टंट कर रहा है तू ट्रेन की गेट पर? यार, आर यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? कर क्या रहा था तू? बता। करण ने क्रोधित स्वर में कहा। अच्छा हुआ तू जाग गया। वो बच्ची
वो बच्ची वहाँ। अरे कहाँ, कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल उसे दे रहा था। बोलते बोलते प्रेम चुप हो गया, क्योंकि उसने ट्रेन की गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर करण ने उसे ना रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। करण करण प्रेम को इस तरह देख परेशान हो गया था। वो, वो मुझे फिर दिखी है यार। कौन? वो बच्ची? हाँ, उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुक कर उसे वहीं दे रहा था। पता नहीं मैं यहाँ कैसे। प्रेम ने परेशान होकर कहा। सबसे पहले तो अपनी सीट पे चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। दोनों वापस अपनी सीटों पर चले गए। प्रेम की नींद मानो छूमंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ चुकी थी। प्रेम, जो ना जाने कब से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, झटपट उसने करण को उठाया। करण, करण उठ जा यार, सोनपुर आ गया है, हम पहुंच गए। सोनपुर प्राकृतिक वादियों में बसा एक बड़ा ही खूबसूरत शहर था, और इस वक्त ये ठंडी हवाएं मौसम को और सुहाना बना रही थी। मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया है, तो सबसे पहले हम होटल जाएंगे। वहाँ पे मैं तुझे पूरा प्लान समझाता हूँ। प्रेम ने अपना सूटकेस खींचते हुए कहा। ऑटो से दोनों होटल पहुँचे। वहाँ फ्रेश होकर उन्होंने आराम किया और चाय वाय पीने लगे। अब तू मुझे प्लान समझाएगा, करना क्या है हमें, और कौन हमारी मदद करेगा? कुछ बताएगा भी? अरे बताता हूँ। ये देख, इस बच्ची का स्केच भले ही पुराना क्यों ना हो, पर इसके कोनों में कुछ ऐसा बनावट है जिस पर मैंने शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया था। प्रेम ने चाय की चुस्की लेते हुए वो स्केच करण की ओर बढ़ा दिया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा? आर्यन को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बताता हूँ यार, इसके कोने में एक चिन्ह है। कैसा चिन्ह? पहले मेरी बात पूरी तो होने दे। हाँ तो कहा था मैं, ये अपनी बेटी के पास थे, जो तुझे सपने में पापा पापा कहती है। करण ने प्रेम को चिढ़ाया। तू पागल है क्या? कैसी बेटी? किसकी बेटी? और ज्यादा तो चुपड़ चुपड़ मत कर, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो किसकी साइड है? प्रेम ने चिढ़कर कहा। अच्छा बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक मेरे साथ आया और तू कहता है मैं किसकी साइड में हूँ? अच्छा छोड़ ये बकवास, हम बाद में भी कर सकते हैं सब। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। ये चिन्ह एक फाइन आर्ट कॉलेज का है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ समय पहले मेरे कॉलेज में ड्राइंग की प्रतियोगिता हुई थी, और वहाँ की मैडम शालिनी मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। एंड यू नो व्हाट, इस स्केच पे SM लिखा हुआ है। हम 100% श्योर है कि ये उन मैम ने ही बनाया है। हम वहाँ जाएंगे और मैम से मिलेंगे। प्रेम की आंखों में चमक थी। सुनने में ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, पर यार प्रेम, इससे फ़ायदा क्या होगा? तू भी ना करण, पॉजिटिव सोचा कर यार। अगर मैं सही हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सपने की वो छोटी बच्ची कौन है, और अगर मैं गलत हुआ तो ट्रेन से सीधे घर। ठीक है, तू जो सोच रहा है ऐसा ही करे। करण ने गहरी सांस ली। फिर क्या था, दोनों दोस्त मैम से मिलने के लिए कॉलेज पहुंचे, पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि मैम ने जॉब छोड़ दी है और अब वो सोनपुर से छठे एक छोटे से गांव में रहती हैं। एक उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। अब क्या करें प्रेम? फिलहाल के लिए वापस होटल चलते हैं, और फिर गांव जाएंगे मैम से मिलने के लिए। प्रेम अपने हाथों में रखे उस छोटे से कागज़ के टुकड़े को देखकर बोला, जिसमें कि कागज़ वालों ने मैम का पता लिख के दिया था। हाँ ठीक है, ये भी आजमा लेंगे। वक्त बीत रहा था। सोए हुए प्रेम को
बुरे सपने ने फिर जकड़ लिया। फिर वही सब और वही सवाल, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? एक झटके के साथ प्रेम की नींद में जागा। कौन हो तुम? क्यों आती हो मेरे सपने में? क्या नाता है मेरा तुमसे? क्यों हर बार एक ही सवाल दोहराती हो? पसीने से तरबतर प्रेम बड़बड़ाए जा रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के सपने सच्ची होते हैं, अक्सर माँ ये कहती है। प्रेम ये सोचकर घबरा गया। बेड से उठकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने करण को धक्का मार के उठाया। कितना सोएगा, उठ जा। दोनों दोस्तों ने कुछ खाया पिया और चल पड़े अपने सफ़र पर। मैम का गांव कुछ घंटों की दूरी पर था, जहां लोग बस से आया जाया करते थे। बस के सफ़र में करण पूरे वक्त उगता रहा, पर प्रेम एक अजीब सी दुनिया में खोया हुआ था। वक्त कब बीत चला था उसे पता ही नहीं चला। बस अपने गंतव्य स्थान पर वो आ पहुंचा। फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। प्रेम ने गहरी सांस ली। अब बस हमारा काम हो जाए। प्रेम और करण सड़क पर चल पड़े। मंजिल अब कुछ दूरी थी। अचानक प्रेम ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी है और एक बड़ी सी गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। हे लड़की, साइड हो जाओ, वो चीखा। पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। प्रेम तेजी से उसकी ओर दौड़ा, उसे बचाने के लिए। प्रेम, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि करण को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस प्रेम को इस तरह गाड़ी के सामने आ जाता देख चीख पड़ा। पर जब उसे समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेम को गाड़ी टक्कर मार चुकी थी। ये देख करण के होश उड़ गए। प्रेम, प्रेम, तुझे कुछ नहीं होगा, बस और स्वर में करण ने कहा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस ड्राइवर को घेर लिया। ऐसे गाड़ी चलाते हैं भाई? भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से से कहा। अरे लड़का मेरी गाड़ी के सामने दौड़ कर आया था, ड्राइवर ने घबराकर कहा। इतनी आसानी से नहीं छूट सकते आप। मेरे दोस्त को टक्कर मारा आपने, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, करण क्रोधित स्वर में बोला। खुद को पुलिस में फंसता देख वो घबरा गया और बोला, मैं इनको हॉस्पिटल छुड़ाता हूँ। फिर क्या था, करण प्रेम को लेके उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचा। तुझे कुछ नहीं होगा प्रेम, मैं हूँ तेरे साथ, करण बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। प्रेम को जब होश आया तो करण उसके पास बैठा हुआ था। करण आ। अचानक फिर वो दर्द से तड़प उठा। अपनी पैरों की तरफ देखा तो मोटी बैंडेज वहाँ पर लगी हुई थी और सर पर भी। करण, वो अबे ज़्यादा हिलडुल मत, समझा तू? और यहाँ से जाने की तो बिल्कुल कोशिश मत करियो। करण, वो बच्ची, वो, अरे क्या बच्ची बच्ची लगा रखा है तूने? हाँ, पता भी है तेरे पागलपन की वजह से क्या कांड हो जाता। घंटों से तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे तुझे कुछ हो जाता तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब देता? करण फट पड़ा। अरे पर मैं, चुप, एकदम चुप, सिर्फ सुन, अपना हाल देख, क्या से क्या हो गया है तू। पहले मुझे लगा क्या पता तेरी बातों से रत्ती भर भी सच्चाई हो, पर अब मुझे लगता है कि ये सब तेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। सच तो ये है कि प्रेम, यू आर ब्लडी लायर, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तू सिर्फ, बस। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अपनी हद में रह, समझा तू? और किसे पागल बोलता है तू? मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो बच्ची मेरी इमेजिनेशन है, प्रेम ने गुस्से से कहा। यार प्रेम, वो बच्ची एक स्टोरी है और ये स्टोरी तेरा खाली दिमाग बना रहा है। तू दिमाग से बीमार है। मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता हूँ और तेरे वेकेशन का सच बताता हूँ। करण नंबर डायल करने लगा। नहीं, तू पापा को कॉल नहीं करेगा। प्रेम ने झपट्टे कर मोबाइल लेने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई और प्रेम बेड से गिर गया। अरे तू दोस्त नहीं दुश्मन है। तुझे क्या लगता है तूने आके मुझ पे एहसान किया है?
डूब मर कहीं, नहीं चाहिए तेरा एहसान। प्रेम चीख कर बोला। ओके फाइन, ये रही तेरी बैशाखी, जहाँ जी करे वहाँ चले जाना, पर मुझे अब तेरे पागलपन का भागीदार नहीं बनना, करण ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। प्रेम जैसे तैसे बैशाखियों के सहारे वहाँ खड़ा हुआ और वापस बेड पर लेट गया। जैसे तैसे वक्त बीत रहा था। प्रेम सोच में घिरा जा रहा था। मुझे करण से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारा मन में क्या सोच रहा होगा, क्या पता वो बाहर बैठा हो। ये सोचकर प्रेम बेड से उतरा और आगे बढ़ा। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई कि पूरा हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ा हो। अंधेरा घिरा जा चुका था। करण, कहाँ है तू? सॉरी यार, सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्रेम ने परेशान स्वर में कहा। अपने आप को अकेला पाके वो थोड़ा घबरा गया। करण, बोलते बोलते उसकी नज़र दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। हे लड़की, रुक, प्रेम ने जोर से कहा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो या मेरा सपना या फिर एक वहम? कौन हो तुम? सामने आओ। प्रेम हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसकी बैसाखी भी उससे दूर चट गई। पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने मशाल फेंक दी और आग लग गई। नहीं, अरे वो जल जाएगी, छोटी बच्ची है वो, नहीं, प्रेम चीख पड़ा। वो इसी लायक है। नहीं नहीं, उसने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान के अंदर घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? प्रेम खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं ना कहीं प्रेम को अपना अंत नजर आ रहा था, पर वो बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, एक धीमी सी आवाज उभरी। आवाज एक अलमारिया से आ रही थी। उसने खोला तो वो डरी सहमी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमीरा में तो तेरा डर घुट जाता। चलो चले, अब यहाँ रुकना नहीं है। प्रेम उसे अपने साथ लेके चल पड़ा। अब मुझे बचाने आए? हाँ, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। प्रेम ने सुकून भरी नजरों से उसे देखा। पूरे कमरे में धुआं धुआं सा था। दोनों आग में जलते निकल रहे थे। मेन दरवाजे में आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि आग ने बच्ची को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बचाओ, वो बच्ची चीखी। नहीं नहीं, प्रेम घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। खुद को घसीटते हुए वो उस तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना कहते हुए प्रेम ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। आप मुझसे प्यार करती हो ना? बच्ची के मुंह से किसी तरह शब्द निकले। वो आधी जल चुकी थी। हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रेम की आंखें भर गईं और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। प्रेम को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे बुरी तरह घेर लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने उस बच्चे के हाथ को अपने सीने से लगा लिया और आंखें मूंद ली। डॉक्टर, डॉक्टर, अब प्रेम को होश आ रहा है, करण ने जोर से आवाज लगाई। ओह, कर्राते हुए प्रेम ने अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। वो हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में तो बैंडेज थी ना? अरे मैं तो करण, वो तो क्या? वो भाई, वो बच्ची मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मर गई हो? गांव वालों ने उसे जला दिया। वे इंसान नहीं, दरिंदे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रेम बदहवास सा बड़बड़ाया जा रहा था। अरे भाई शांत हो जा, तेरे सर पे चोट लगी है
और तू कभी भी बोलने लगा, कुछ भी बोलने लगा, मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सर पे चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तू अब जागा है। याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? करण ने कहा। क्या? पर मैं तो आग में। प्रेम अपने पैरों को देख हैरानी से बड़बड़ाया जा रहा था। यानी उसने जो देखा, महसूस किया, वह बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर प्रेम? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर, प्रेम मुस्कुराकर बोला। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद करण आकाश के पास बैठा। तू तू सही है ना मेरे भाई? तू बिल्कुल सही है, तेरी हर एक बात सही है। पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेगी मैम कहेंगी। मैम? अचानक कमरे में एक अधेड़ उम्र की महिला ने प्रवेश किया। जब तू बेहोशी की हालत में इस बेड पर लेटा था, तब मैं इनके पास पहुंचा और इन्हें हर बात बताई जो तूने मुझे बताई थी। करण ने कहा। अब कैसा महसूस कर रहे हो प्रेम? मैम चेयर पर बैठते हुए बोली। पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी सोचा था कि इतने सालों बाद कोई मनीषा और उसकी बेटी रानी के बारे में चर्चा करेगा या पता करेगा, पर जब तुम्हारे दोस्त करण ने मुझसे रानी के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई। और उससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात से हुई जब तुम्हारे साथ ये सब घटनाएं का मुझे पता चला। और इस हैरानी का क्या कारण है मैम? प्रेम कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ना चाहता था, क्योंकि वे 10 साल पहले ही मर चुके हैं। ये कहते हुए मैम के चेहरे पर बड़ी सी उदासी की लकीर आ गई। बड़ी भोली औरत थी बेचारी, हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी, अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उससे शादी का वायदा तो किया, पर वक्त आने पर वो उन वादों को तोड़कर भाग निकला। वो माँ बनने वाली थी, और ये बात जब गांव वालों को पता चला तो उसका बहिष्कार कर दिया, और इस तरह वह नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सज़ा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के पार उससे अक्सर मिलने जाती रही। जब उसे रानी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के प्यार के लिए तरसती रही, जो उसे कभी ना मिल पाया। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी के पार कर उसके पापा उसे मिल जाएंगे। इसी उम्मीद में उसका अंत हो गया। अफवाह तो यहाँ तक कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, वो सच है, प्रेम ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है इतने महीने से, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसे को सुनकर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद और सलाह दोनों के लिए शुक्रिया मैम, पर नाउ आई फील गुड, इट्स ओके, प्रेम ने मुस्कुराकर कहा। एज यू विश, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। मैम के जाते ही करण ने कहा। तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े अब। मतलब? करण को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया और मैं कुछ समझा नहीं। वो सवाल जो मेरे हर सपने में मुझसे पूछा जाता था, पापा आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? करण, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, प्रेम ने कहा। वाट? ये क्या बात हुई? तू समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है प्रेम, और झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और क्या गारंटी है कि रीना की आत्मा तुझे अब तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई, तो यहाँ आए क्यों? बोलना, तो चुप क्यों है? अरे मेरे बाप, तू चुप हो तो मैं बोलूँ ना। तूने सही कहा, हम इस घर पर मामला सुलटा सकते थे,
पर करण, मैं वो प्रेम नहीं हूँ अब। मैं बदल गया हूँ। पहले मुझे अपनी जान की फिक्र थी। सच कहूँ तो मैं डरपोक था, पर इस घटना ने मुझे बदल दिया। रानी ने मुझे बदल दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज़ अपने पापा का इंतज़ार करती होगी, आबादी से दूर, एक ऐसी जगह में जहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं था। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, पर उसके इंतज़ार को ख़त्म नहीं कर पाए और उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही। और जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया और मैंने उस बच्ची के सवाल का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने उसे सच नहीं कहा, पर जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रखकर दम तोड़ने की हो, क्या तू उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब देना चाहती थी। करण, मैंने सब जो भी कहा, अब मुझे लगता है कि वो सच है। मुझे पता नहीं क्या सही है क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिला दी। प्रेम मानो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। कभी कभी मैं तुझे समझ नहीं पाता प्रेम। मेरी बातें समझो बस मान लो यार। कभी कभी मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या करें? करना क्या है? घर चल। प्रेम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून छाया हुआ था। बात लगभग बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी की मम्मी, यानी कि मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी। उस ज़माने में घर में बिजली, पानी, घड़ी आदि कुछ भी नहीं होता था। ना ही पक्की सड़क होती और ना ही कोई वाहन की सुविधा थी। लोग दिन के उजालों में सारे काम निपटा लेते और शाम का सूरज ढलते ही सब अपने घरों में डुबक जाते। फिर सुबह तड़के 4 बजे मुर्गी की पहली बांग सुनते ही उठकर बैठ जाते और रोज़मर्रा के काम निपटाने लगते। नानी सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ अपनी सास के साथ नदी किनारे निकल जाती। वहाँ कपड़े धोकर स्नान करके फिर नदी का मीठा स्वच्छ पानी जल हांडी में कलसे में भरकर दोनों घर वापस आ जाती। फिर सबको नाश्ता और चाय बनाकर देती। यही रोज़मर्रा का काम था। उस समय घर की स्त्रियां सबसे पहले मुंह अंधेरे में अपना स्नान और सफाई कर लेती, क्योंकि सुबह उजाला होने के बाद नदी पर पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी चलती तो कोई अपनी गाय भैंस नहलाने नहीं आता था। इसलिए गांव में सबसे पहले औरतें ही नदी पर जाती और उनके लौटने पर ही घर के पुरुष और लड़के नदी पर जाया करते थे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि नानी के घरेलू मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही बांग दे डाली। मुर्गे की बांग सुनकर नानी और उनकी सास जग गई और नदी पर धोने के लिए मेले कपड़े गठरी बनाकर उन्हें ले गईं। उनको तो यही लगा कि सुबह के 4 बज गए होंगे, क्योंकि मुर्गे ने बांग जो दी थी। और वो दोनों कपड़े बर्तन समेटकर नदी किनारे चल पड़ी। आज रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था और गांव की औरतें भी नज़र नहीं आ रही थीं। नानी और उनकी सास ने सोचा, चलो अच्छा है, जब तक बाकी औरतें आएंगी तब तक हम कपड़े धोकर स्नान भी कर लेंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह के होने पर तो लोग बाग भी आते हैं नदी पर, या कोई लकड़ी काटने को निकलते ही हैं तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। पर आज तो कोई भी नहीं दिख रहा था, वो भी कहीं पर। ऊपर से उल्लू और चमगादड़ की भयानक आवाज़ें और जंगली जानवरों के गर्जन उन दोनों के कलेजे कांप रहे थे। दोनों ने घर वापस जाने का सोचा, पर नानी बोली, अरे अम्मा, अब तो हम नदी के किनारे पहुंच भी गए, तो वापस जाने से अच्छा होगा हम कपड़े धोकर नहा लेते हैं, फिर पानी भरकर निकलेंगे आराम से। तब तक सब लोग आ भी जाएंगे
और हमारे काम निपट गया। ये देखकर सारी औरतें हमसे जल जाएंगी कि ये सास बहू तो सबसे तेज हैं। यही सोचकर दोनों सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी। सारे कपड़े धोने के बाद भी अब तक कोई और वहाँ नहीं आया था। फिर दोनों नदी में उतर गईं स्नान करने के लिए। चांदनी रात और पानी कितना ठंडा, शीतल। आह, सारी थकावट गायब हो गई। दोनों सास बहू ने काफ़ी देर तक नदी के शीतल पानी में नहाए। फिर भी उन्हें सिवाय जंगली जानवरों की आवाज़ों के अलावा और कुछ सुनाई ना दिया, ना कोई नज़र आया। नहाने के बाद दोनों ने घर से लाए हुए सूखे वस्त्र पहने और गीले वस्त्र ढो डाले। अरे बहू कमाल है, हमारा सारा काम निपट भी गया। बस अब पानी भरकर घर चलना है। पर कोई अब तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ अम्मा, वही तो मैं कब से सोच रही हूँ। आखिर सब गांव वाले कहाँ गए? मेरी नानी और उनकी सास ने अपने पहने हुए कपड़े नहाने के बाद धो लिए। अभी वो कपड़े धोकर निचोड़ी रही थी कि उनको नदी के पानी में बुड़बुड़ाहट महसूस हुई। नानी और उनकी सास का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया तो दोनों ही हक्की बक्की रह गईं। नदी के पानी में जो बुड़बुड़ होकर उबाल आ रहा था, उसमें से एक औरत लाल साड़ी पहनी और दुल्हन की तरह सोले श्रृंगार की हुई नदी में से निकली। उसके हाथ में पीतल की थाली थी। उस थाली में नारियल, हार, फूल, सिंदूर और कुछ मिठाई के साथ फल भी थे। वह औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चल रही थी जैसे वो ज़मीन पर चल रही हो। नानी की सास ने उसे आवाज़ लगाई, और छोरी, नदी के पानी में मत जाइयो, बीच पानी घड़ा गहरा सा। पर उस औरत को जैसे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अरे ये कौन है? हमारे गांव में तो इन दिनों फ़िलहाल किसी की कोई नई शादी हुई नहीं थी। फिर ये छोरी किधर से आ गई? नानी और उनकी सास ने कई बार उस दुल्हन को पुकारा, पर वो नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई। अपनी थाली से एक एक चीज़ उठाकर नदी में डालने लगी। फिर बेल का एक पत्ता, या यूं कह लो एक बहुत बड़ी बेल, नानी की सास के पैरों की तरफ आई, जिसमें नानी की सास का पैर बंद गया और वो एकदम खींची चली गई, पानी में अंदर जा रही थी। तभी नानी ने उनका हाथ पकड़ा और वो उसे खींच रही थी। फिर इतने में रामू अंकल आए जो बगीचे में सोते थे। वो आते ही उन्होंने भी मेरी मदद करवाई। इसके बाद रामू अंकल ने भी वहाँ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मैं रामू अंकल को बता रही थी कि ये सब वो कर रही है, पता नहीं कौन है। लेकिन हैरानी की बात थी, उस समय वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो मैं भी हैरान थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे घर जाना था तो मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं अम्मा को खींच के सीधा घर ले गई। अम्मा के बहुत गहरी चोट आई थी तो अम्मा को उस समय नानी ने सुला दिया और नानी भी वहाँ बैठकर सोचने लगी कि क्या हुआ। तब उनका समय और घड़ी पर ध्यान गया तो घड़ी में अभी भी 3:30 बज रहे थे, जिसे देखकर नानी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद उन्हें सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ बैठे रामू काका को सारी बातें बताईं। रामू काका ने बोला, मुझे तुम्हारी बातों की सारी आवाज़ें सुनाई तो दे रही थी। कहते हैं ना, गांव में बगीचे होते हैं, बगीचे में एक बंदे का सोना ज़रूरी होता है ताकि कोई फल वल ना चुरा ले या फिर कुछ उनके फल वल तोड़ के ना ले जाए, क्योंकि उन्हें ध्यान रखना पड़ता होता है, तो इसलिए वो सोते होते हैं। इसी तरह रामू काका भी सो रहे थे, लेकिन रामू काका ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थे। तो उन्होंने वो सब आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये सब चले जाएंगे आराम से नहा जो अपना काम वाम करके, तो इन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का तो गांव वालों को भी पता नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है। इस वजह से फिर रामू काका ने उन्हें सारी बात बताई कि वक्त का पता तो मेरे को भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी जैसी मैंने चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हारे पास भागा भागा आया। और जब नानी ने समय देखा तब उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई
और रामू काका ने भी बताया कि उस तालाब में लगभग 20 साल पहले की बात है, एक औरत ने अपनी मर्जी की शादी ना होता हुआ देख यहाँ पर डूब के अपनी जान दी थी, जिसके बाद से वो औरत कई बार गांव वालों को दिखाई दी है और वो चाहती है जैसे उसने जान दी वैसे ही सभी यहाँ पर जान दे दें और ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुँच गया, वरना अगर वो लेने आती है तो वो लेकर ही जाती है। ये सुनने के बाद हमारा ध्यान बहुत खट्टा हुआ और हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद से मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि हम सही समय पर जा रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं घड़ी ज़रूर चेक करती हूँ।